Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again welcome back to my YouTube channel AK Education. Dear viewers, NMT CAT 2022 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके आज हम सेशन नंबर 9 के साथ हाजिर हुए हैं। सेशन नंबर 9 में हम पीएमसी के टॉपिक नंबर 3 गैसेस के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अब तक के प्रीवियस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज की डिस्कशन लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां आपको चैनल के तमाम तरह लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे हमारी उन प्लेलिस्ट पर जो कि इन एमसीक्यूज की डिस्कशन के रिलेटेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा ये जा रहा है A pressure of 0.101325 bar when expressed in atmosphere represents कि अगर 0.101325 बार जो है इस प्रेशर को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम यूनिट में एक्सप्रेस करना हो तो हमारे पास आंसर क्या होगा। चलिए तो हम इस कन्वर्जन फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या होता है। तो याद रखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कुछ यूँ होता है 1.01325 बार। ये हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 180 एम। ये मेरे पास किसके इक्वल है 180 एम के। लेकिन मुझे जो गिवन वैल्यू है वो है 0.1325 बार। अब ये जो गिवन वैल्यू है और जो मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू है, इनको अगर मैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास ये गिवन वैल्यू तब ऑब्टेन होगी अगर मैं जो मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू है अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 10 पर तो मेरे पास कुछ आंसर जो बनेगा वो होगा 0.1325 बार। सो यही मुझे अचीव करना है। लेकिन चूंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में जो काम करते हैं वो दोनों साइडों पे करते हैं, लिहाजा इधर भी मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 1 को 10 पर डिवाइड करूंगा यू शुड ऑल नो कि हमारे पास 0.1 एटीएम आ जाएगा। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो 0.1 एटीएम है, या फिर इसे 1/10 एटीएम भी कहा जा सकता है। चलिए तो देखते हैं कि गिवन ऑप्शन में जो हमें 4 ऑप्शंस मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं उनमें कौन सी ऐसी चॉइस है जो कि हमारे इस कैलकुलेटेड आंसर के बराबर है। सो देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 में अल्फा ऑप्शन है वो 0.01 एटीएम है, गलत हो गया। बीटा ऑप्शन की बात की जाए 1 एटीएम, गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन की बात करें तो 0.1 एटीएम जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर है। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 विल बी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा जा रहा है डायमेंशन ऑफ द प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ कि हमारे पास जो प्रेशर की डायमेंशन है ये किसके बराबर होती है। याद रखिए डायमेंशन हम इसे कहते हैं कि हर चीज़ को लेंथ, मैस और टाइम की शक्ल में एक्सप्रेस करना। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है ये फोर्स ओवर एरिया के बराबर होती है। अब फोर्स की हमारे पास जो डायमेंशन है वो एम एल टी -2 के बराबर होती है, जबकि हमारे पास जो एरिया है इसकी डायमेंशन एल स्क्वेयर के बराबर होती है। अब अगर इस एल को इसके स्क्वेयर के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की जो एक्सप्रेशन डायमेंशन के लिए आएगी वो होगी एम एल -1 टी -2। ये हमारे पास बेसिकली एक्सप्रेशन है किसके लिए, प्रेशर के लिए। अब हमने इस प्रेशर की डायमेंशन को देखना है कि हमारे पास जो प्रेशर की डायमेंशन है ये किससे मिलती जुलती है। अगर ऑप्शंस पर गौर कर लें तो ऑप्शन नंबर अल्फा हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी की अगर हम डायमेंशन निकालें तो वो हमारे पास कैसे आएगी, देखें एनर्जी जो है ये बराबर होती है वर्क डन के। अब वर्क की डायमेंशन अगर हम यहाँ निकालने चाहें तो वर्क इज इक्वल्स टू है एफ इंटू एस। अब
फोर्स की मैंने डायमेंशन बताई ml-t-2 और अगर डिस्टेंस की डायमेंशन लिखेंगे तो हमारे पास l आएगी और अगर इन दोनों को हम समराइज करेंगे तो ये हमारे पास ml² आ जाएगी। हालांकि हमारी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन थी वो क्या थी ml-1t-2 ये हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास ये है, लिहाजा अल्फा ऑप्शन तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। बीटा ऑप्शन की बात की जाए तो फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास अगर उसकी मैं डायमेंशन बार बार बता चुका ml-t-2 है। अब ये हमें डायमेंशन हरगिज़ नहीं चाहिए, हमें तो डायमेंशन चाहिए थी ml-1t-2, लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम चार्ली ऑप्शन को देख लें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम एनर्जी की डायमेंशन को डिवाइड कर दें वॉल्यूम के, तो आइए इसको देख लेते हैं। हमारे पास एनर्जी की हमने डायमेंशन निकाली थी W इज इक्वल्स टू Fs, फोर्स की डायमेंशन थी ml-t-2 और डिस्टेंस की डायमेंशन थी l, तो ये हमारे पास आ गई थी ml²t-2। लेकिन अब उसमें गिवन ऑप्शन में ये भी था कि इसको हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम की डायमेंशन के साथ, तो वॉल्यूम चूंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, इस वजह से ये हमारे पास L3 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूं तो देखें ml2-3t-2 के इक्वल है। अब अगर 2-3 करेंगे ये हमारे पास ml-1t-2 के इक्वल आ जाएगा और यही हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। ये हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है ये एग्जैक्ट हो गया, लेकिन हम डेल्टा ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास क्या था। डेल्टा ऑप्शन है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा ml-t-2 डिवाइडेड बाय L3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ml-2t-2 आ जाएगा, लेकिन ये हमारी रिक्वायर्ड नहीं थी, हमारी रिक्वायर्ड ml-1t-2 डायमेंशन थी। ये तो मैंने आपको डायमेंशनली प्रूव भी करके दिखा दिया कि हमारे पास जो डायमेंशन है वो किसके कंपैरेटिव है, वो किसके इक्वल आ रही है, वो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की है। लेकिन वैसे भी आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, पंजाब टेक्स्ट बुक में ये क्लियरली लिखा गया है कि जो प्रेशर है इसकी डायमेंशन वही होती है जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की होती है। बहरहाल आपकी तसल्ली के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डायमेंशनली ये प्रूव भी करके दे दिया कि किस तरह हमारे पास ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा गया कि अंडर हाई प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शुड शो मोर आइडियलिटी इन करेक्टर, कि हमारे पास कोई गैस आइडियलिटी कब शो करेगी। तो याद रखिए आपने जो ग्राफ पढ़ रखा है वो ग्राफ जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा था वो कुछ यूं था कि हमारे पास ये कुछ आइडियल बिहेवियर की लाइन है, इस आइडियल बिहेवियर के बिल्कुल करीब हमें एक और लाइन मिलती है और वो नाइट्रोजन की लाइन है। लिहाजा नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी हमारे पास आइडियलिटी सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, एज कंपेयर टू अमोनिया। बाकी हमने देखा था वो ज़्यादा डाइवेट होती हैं, लेकिन जो हमारे पास नाइट्रोजन थी ये हमारे पास एक ऐसी गैस थी जिसकी आइडियलिटी करेक्टर बाकी तमाम तर गैसेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँ कि ऐसा क्यों है। याद रखिए ऐसा ये जो है कि 5 फैक्टर्स की वजह से है, वो बेसिकली 5 मेन फैक्टर हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि कोई गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। आइए तो हम उन 5 फैक्टर को देख लेते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास होता है लेस IMF। अब ये IMF हमारे पास वो कर्जा माफिया नहीं है जो कि पाकिस्तान को मुसलसल कर्जे दे रही है और पाकिस्तान उसके बोझों तले दबी हुई है, बल्कि IMF से यहाँ मुराद हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं
कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ये कहते थे कि हमारे पास अगर HCl का मॉलिक्यूल हो, हमारे पास अगर HCl का मॉलिक्यूल हो तो ये कुछ अरेंज इस फॉर्म में होता है कि जो साथ वाला HCl का मॉलिक्यूल है उसे अट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह ये होती है कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान पाई जाने वाली ये फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेस का नाम हमने डायपोल फोर्सेस पढ़ रखा है, डायपोल फोर्सेस। बहरहाल ये तो एक लेंथ डिस्कशन है, ये बात की डिस्कशन है। मैं जो यहाँ मेनली आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि जिसमें हमारे पास लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इसी तरह जिसका नॉन पोलैरिटी होगी जिस गैस में, यानी वो एक जैसी चीज़ एक जैसे एटम से मिलके बने होंगे। याद रखिए नॉन पोलैरिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंसीडर किया जाता है इस केस में कि आया ये आइडियल है या नॉन आइडियल है। याद रखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, और रिमेनिंग फैक्टर्स जो हैं उनकी बुनियाद पर हम ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि आया जो गिवन गैस है ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो फिर हम पोलैरिटी को चेक करते हैं कि जितनी ज़्यादा वो नॉन पोलर होगी गैस, यानी एक जैसे एटम से मिलके बनी होगी, वो उतनी ही ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी। फॉर एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और ये इन दोनों का जो बॉन्ड है ये हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड होता है। वो इस वजह से क्योंकि इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। बहरहाल कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे कि हमारे पास जितनी कोई गैस नॉन आइडियल होगी उतनी ही वो ज़्यादा जितनी वो नॉन पोलर होगी उतनी वो ज़्यादा आइडियल गैस होगी। लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ कि हमारे पास वो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वो है स्मॉल साइज़, कि जो गैस जिसका साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा आइडियल होगी। इसी तरह जिसका मॉलिक्यूलर मैस स्मॉल होगा, स्मॉल मैस, ये भी हमारे पास ज़्यादा आइडियल होगी। और इसी तरह हमारे पास जिसकी स्मॉल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू जिसकी स्मॉल होगी वो भी हमारे पास जो है क्या होगा, उसकी आइडियलिटी ज़्यादा होगी। अब आपके ज़हनों में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ये ए और बी हमारे पास मेनली क्या चीज़ें हैं, तो चलिए मैं इसको भी क्लियर करता चलूँ। याद रखिए जब हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन डिराइव की थी जो कि वॉल्यूम करेक्शन के लिए की गई थी, वैंडर वॉल ने की थी, क्योंकि जो KMT हमने पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसमें दो फॉल्टी पॉइंट्स हमें मिले थे, और वो दो फॉल्टी पॉइंट्स ही बेसिकली इस चीज़ की वजह बने थे कि वैंडर वॉल को आकर ये कहना पड़ा कि आया ये जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है ये इनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ करेक्शन लाने की ज़रूरत है। और उस करेक्शन को तमाम तरह डेरिवेशन करने के बाद जो दो वैल्यूज़ या दो करेक्टेड फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन थे उनको हम यहाँ देख लेते हैं। वो हमारे पास था, अगर मैं बात करूं प्रेशर करेक्शन की तो वो मेरे पास आई थी P इज इक्वल्स टू AN स्क्वेयर डिवाइडेड बाय V स्क्वेयर। अब इसमें ये जो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया A, इस A की वैल्यू जिस गैस के लिए सबसे स्मॉल होगी वो आइडियल ज़्यादा होगी। इसी तरह हमें एक और जो वॉल्यूम के केस में करेक्शन बताई गई थी वो थी V डैश इज इक्वल्स टू V माइनस NB। अब इसमें जो हमारे पास ये B है जिसे हम नॉर्मली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम भी देते हैं, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिस गैस के लिए सबसे कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिस गैस के लिए कम से कम होगा वो गैस उतनी ही ज़्यादा आइडियल होगी। लिहाजा ये जो मैंने ए और बी आपके सामने ड्राइव किए हैं, ये ए और बी की वैल्यू सबसे स्मॉल जिस गैस के लिए होगी वो गैस उतनी ही आइडियल होगी।
अब अगर मैं गिवन ऑप्शन पे चला जाऊं तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही ए और बी की वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन अगर आप इन तमाम तर बातों को, तमाम तर फैक्टर्स को एक साइड पर भी रखें और गिवन गैसेस जो गिवन ऑप्शन है इनको देखें तो आपको एक क्लियरली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखने को मिलती है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी पोलर है, अमोनिया NH3 ये भी पोलर है, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसी तरह SO2 ये भी पोलर है। तो हमने ये बात पढ़ी है कि कोई गैस जितनी ज़्यादा नॉन पोलर होगी उतनी ज़्यादा आइडियल होगी। तो अगर हम इस पोलैरिटी फैक्टर को ही सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करें तो नाइट्रोजन जो है जिसके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर है, जबकि तमाम तर बाकी गैसेस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, पोलर हैं। लिहाजा हम पोलैरिटी को करेंगे क्रॉस और जो हमारे पास नॉन पोलैरिटी है इसको करेंगे टिक। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में तो बड़े इजीली हम इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसमें चूंकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, यानी जीरो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नाइट्रोजन एटम की है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नाइट्रोजन एटम की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। इस वजह से ये हमारे पास नॉन पोलर है और गैस जितनी ज्यादा नॉन पोलर होती है उतनी ज्यादा आइडियल होती है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास नाइट्रोजन का होगा। सो एग्जैक्ट ऑप्शन हियर विल बी द अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ली जाए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस किस्म के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को टैकल किया जाता है कि आया आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस कदर तक आपको आपके जहन नशीन है और वो किस तरह पूछा जाता है। वो कुछ इस तरह कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए कि हमारे पास जो है जब भी प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो हमारे पास उसका वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज ही करता है। ये चार्ल्स लॉ ने हमें बताया था। लेकिन अगर हम इसको ऐसा करेंगे कि इसमें जो वैल्यूज हैं उसको गौर करेंगे तो ये हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेट अस कंसीडर कि देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में उसने हमें कहा है कि अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब की जो गैस है इसे कांस्टेंट प्रेशर पर रखकर हम हीट अप करें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या फर्क पड़ेगा इसकी वॉल्यूम पर। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ये कंफ्यूजन है, सिर्फ इसका कोई कंसर्न नहीं है। मेनली चीज यही पूछी जा रही है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पे। तो हमने चार्ल्स लॉ पढ़ तो रखा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट प्रेशर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में देखिए बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है कि अगर गैस को हीट अप किया गया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो अल्टीमेटली उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज अ यूनिट ऑफ, कि जो पीवी है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। इसमें जो पीवी है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को जो प्रोडक्ट लेने से जो यूनिट आता है वो किसके इक्वल है। तो चलिए करके देख लेते हैं। हमारे पास पीवी है, इसका अगर हमने यूनिट निकालना हो तो प्रेशर का यूनिट ऐसा ही हमारे पास न्यूटन मीटर -2 है और वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट मीटर क्यूब है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है और मल्टीप्लाई में जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं वो एड अप हो जाते हैं मैथ के रूल के मुताबिक। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे तो ये nm बच जाएगा। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो nm है ये किसका यूनिट होता है। देखिए हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे पास न्यूटन मीटर है ये 1 जूल के बराबर होता है।
अब जूल किसका यूनिट होता है, ये भी आपको पता है कि जो वर्क होता है ये फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। अब फोर्स का हमारे पास न्यूटन यूनिट होता है, जबकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और ये भी 1 जॉल के बराबर होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है इसका यूनिट भी 1 जॉल है। इसी तरह हमारे पास जो पीवी है यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट भी 1 जॉल है। लिहाजा अब हम 1 जॉल का यूनिट सेम है, इस वजह से हम कह सकते हैं जो पीवी का यूनिट है वो वर्क के यूनिट के बराबर है। हाँ, इधर भी आपको एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बात जो बता दूं कि वो भी हमारे पास ये है कि हमने ये पढ़ रखा है द एबिलिटी of body to do work, काम करने की जो सलाहियत है जिसे हम हरफ आम में एनर्जी का नाम देते हैं, उसे भी तो हम क्या कहते हैं, वर्क के यूनिट के बराबर ही कहते हैं, क्योंकि काम करने की सलाहियत है, इसका यूनिट भी काम के यूनिट के बराबर होगा, वर्क के यूनिट के बराबर होगा। लिहाजा एनर्जी का यूनिट भी तो 1 जॉल है। अब इसमें मजीद कंफ्यूजन आपको कहाँ आएगी, अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन में हमारे पास अल्फा ऑप्शन फोर्स है, बीटा ऑप्शन एंट्रोपी है, चार्ली ऑप्शन वर्क है, और डेल्टा ऑप्शन इंथैल्पी है। जिसके कॉन्सेप्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं उसको तो इतनी कंफ्यूजन नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बंदा जिसने कॉन्सेप्ट को इतने ध्यान से नहीं समझा वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी की डेफिनेशन भी तो हम यही करते हैं, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द एनर्जी, या हम इसे कहते हैं एनर्जी डिजॉल्व्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास जो इंथैल्पी है ये भी तो एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट भी हमारे पास 1 जॉल है। लिहाजा इसलिए अब चार्ली ऑप्शन ठीक है या कि डेल्टा ऑप्शन ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़रा क्लियर कीजिए, याद रखिए जो इंथैल्पी है इसका यूनिट 1 जॉल नहीं होता। आल्दो ये भी एक एनर्जी की टाइप है, लेकिन एनर्जी की एक स्पेसिफिक टाइप है। वो इस तरह हम इसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी डिसॉल्व्ड पर मोल, कि एक मोल के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंथैल्पी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंथैल्पी। अगर इसका यूनिट अब हम ड्राइव करें तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट जूल है और मोल का यूनिट मोल है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो होगा जूल पर मोल। लिहाजा इंथैल्पी का यूनिट हरगिज जूल नहीं होता, इंथैल्पी का यूनिट तो जूल पर मोल होता है। लिहाजा यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन इंथैल्पी एंड एनर्जी। एनर्जी और इंथैल्पी दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। लिहाजा हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है इस केस में वो हमारे पास है वर्क डन, क्योंकि एनर्जी का तो ऑप्शन नहीं है। लिहाजा चार्ली ऑप्शन वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट भी 1 जॉल है और पीवी का यूनिट भी 1 जॉल है। लिहाजा इसका आंसर हमारे पास चार्ली वर्क डन होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा ही गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस, कि किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे हमारे पास जो रियल गैस है ये आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है। तो याद रखिए, अगर किसी भी गैस का हम प्रेशर जो है उसे करें कम और इसी तरह उसका जो टेम्परेचर है उसे करें ज़्यादा, अगर हम करें प्रेशर को कम और उसके टेम्परेचर को करें ज़्यादा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर तो मैं प्रेशर को कम कर दूं, यानी यहाँ से पकड़ के मैं इसे कहाँ ले जाऊं, यहाँ पे, और मैं इसके नीचे कुछ टेम्परेचर भी लगा दूं, तो उसके नतीजे में होगा ये कि लेट से इसके जो पहले यहाँ इस फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे थे,
ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर कम कर दिया गया है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे जो कि पहले इधर थे वो यहाँ से मूव करके यहाँ इस एरिया में चले जाएंगे। अगर ये इस एरिया में चले जाएंगे तो केएमटी की ये बात सही हो जाएगी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देखें, अगर तो हम इस चीज़ को कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास ये प्रेशर को कम करने की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए और मॉलिक्यूल के दूर दूर जाने से जो केएमटी का ये पास्टुलेट था, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि मॉलिक्यूल्स के गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास पॉइंट वैलिड हो जाएगा। और जब ये पॉइंट वैलिड हो जाएगा तो हमारे पास गैसेस जो हैं वो आइडियली बिहेव करना शुरू कर देंगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को कर दें हम ज़्यादा तब भी मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। इसी तरह अगर हम प्रेशर को कर दें कम तो तब भी मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। और इन दोनों केसेस में हमारे पास जो केएमटी का पास्टुलेट है जो कि फॉल्टी पास्टुलेट था ये ठीक हो जाएगा, हमें वैन डर वाल करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस केस में हमारे पास गैस एज ए आइडियल गैस बिहेव करेगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हमारे पास जो गैस है ये आइडियली बिहेव करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज, कि जो हमारे पास गैस है इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो याद आपने रखना ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसलेशनल मोशन के। वैसे हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो गैस है इसके अंदर तीनों टाइप ऑफ मोशन होती हैं, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होती है और इसमें रोटेशनल मोशन भी होती है। लेकिन याद रखें जो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ही होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, आपको कंसीडर होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सट्रैक्ट है। अब ये टेक्स्ट बुक के एक्सट्रैक्ट को किस तरह आपने याद करना है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मूविंग टू वर्ड, लिहाजा इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बीटा ऑप्शन। मूविंग टू वर्ड द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया है एन आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड, कि आइडियल गैस को हम लिक्विफाई कब नहीं कर सकते। ठीक है, आइडियल गैस को हम कब लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्यों? वो इस वजह से कि आइडियल गैस जो है, जो हमारे पास आइडियल गैस होता है उसका ये प्रॉब्लम होता है कि इसके दरमियान कोई फोर्सेस होती ही नहीं। देखिए हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, बॉयज ला था, चार्ल्स ला था, ये हमने सब कुछ आइडियल गैस के लिए बनाया था। और आइडियल गैस जो है वो हम किस गैस को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कदर दूर हैं कि इनके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे पास जो है वो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही तो बात है केएमटी की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यही तो रोना रोती है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं, ना इन पे ग्रेविटी का असर, ना इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं तो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आकर लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लें।
देखिए लिक्विड तो तब बनेगा ना, लिक्विड तो तब बनेगा जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब करीब आएंगे और किसी लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। लिहाजा अगर हम KMT को सही माने तो आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन बनेगा कि फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, कि इनके दरमियान फोर्सेस जो है वो ना होने के बराबर होती हैं। लिहाजा ये था हमारा आज का टॉपिक, है था हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 28 से ऑनवर्ड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।